This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः श्रावण शुद्ध द्वादशी दिनांक 19 ऑगस्ट 2021 रसरत्न समुच्चय वैक्रांत शंखं चक्रं जलकान् ददतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविकसं मौलिनं भोजनेत्रं ज्वालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरसं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रसनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं मुच्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देह सिद्धिकरं कृष्णं पीतं पीते सितं सिते सितं पीते पीतं सिते सितं। तो वैक्रांत कृष्ण जो है वो देह सिद्धि कर है और पीत जो है वो पीते और सित जो है वो शुक्ल वर्ण सिते उपयुक्त है। सर्वार्थ सिद्धितम रक्तम तथा मर्कत प्रभ, रक्त और मर्कत प्रभ ये सर्वार्थ सिद्धित है। शेषे द्वे निष्फले वर्ज्य वैक्रांत में सत्य, बाकी जो है वो छोड़ देने चाहिए इस प्रकार से। यत्र क्षेत्रे स्थितं चैव वैक्रांतं तत्र भैरवं विनायकं च संपूज्य गृह्णीयात् शुद्ध मानसः। ये भी हमने पढ़ लिया था एक्चुअली। तो जहाँ वैक्रांत है वहाँ भैरव और विनायक इनकी पूजा करके गृह्णीयात् शुद्ध मानसा, शुद्ध मन से उसको स्वीकार करना है। अम्लेश मूत्रेश कुलत्थरंभा नीरे अथवा अम्ल मूत्र, अम्ल यानी कि कांजी ले सकते हैं और कुलत्थ इनमें और रंभा नीर कदली का जो जल है इसमें पचन करेंगे तो भी ये शुद्ध होता है। अथवा कोद्रव वारी पक्वा, कोद्रव के जल में करेंगे तो भी होता है। कुलत्थपाथम अस्विन्नो शोरमलिन होने याचा एक प्रकार रत्नातला उपरत्नातला प्रकार स्फटिक असतं। कुलत्थक्वाथम अस्विन्नो वैक्रांतः परिशुद्ध, सस्विन्नो होगा शायद। कुलत्थक्वाथ में अच्छी तरीके से वेदन होने से ये वैक्रांत शुद्ध होता है। म्रियते अष्टगुटेर गंध निमुख द्रव संयुक्तः, और गंध निमुख द्रव संयुक्त होने से
8 फुट में उसका भस्म हो जाता है। वैक्रांत तप्तेश्व है मूत्रम विनिक्षित, तप्त वैक्रांत पर अश्व का मूत्र डाले, पवन पुण्य नवा कुर्या द्रवन दत्वा पुटंत, ये बार बार करते रहे, अथवा द्रवन दत्वा पुटंतन, इसका द्रव देख के तनु पुट देना है, तो पुटंतु अनु, तो उसके बाद में पुट देना है। भस्मीभूतं तो वैक्रांतम वज्र स्थाने नियोजय, भस्म हो जाने पर वज्र के स्थान पर, हीरक के स्थान पर वैक्रांत का प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये नानल सर वैक्रांत का सभी मरीजों में प्रयोग करते थे, ऐसा है। मोचचोरट पालाशक क्षारक गोमूत्र भावितम वज्रकंद निशाकल्क फलचूर्ण समन्वितम तत्कल्कं टङ्कणं दत्वा लाक्षाचूर्णं स्वैक्रान्त संभवम् नरसारसमायुक्तं मेषशृङ्गी द्रवान्वितं पिण्डितं मूकमूषस्थं भापितं च हठाग्निना तत्रैव पतते सत्वं वैक्रान्तस्य न संशयः। ये सत्वपातन है। मोचचोर मोरठ पालाशक्षार, हाँ आपण वैक्रांत म्हणतो त्याला आत्याचं नावाने जोडतो म्हणजे वैक्रांत म्हणून तर सांगायला त्यांनी, मला ते फोन करायचा आहे ना तो बोडस वज्रकंद निशाकल्क फलचूर्ण संबंधित। वज्रकंद क्या है मालूम नहीं, निशाकल्क फलचूर्ण, फल का मतलब शायद त्रिफला होगा। तत्कल्कम टंकणं दत्वा लाक्षाचूर्णम वैक्रांत संभव, लाक्षाचूर्ण और वैक्रांत नरसार समायुक्तम, ये नवसागर होगा या शायद कुछ अलग होता है। मेषशृंगी द्रवान्वितम पिंडितम मूकमूषस्थम स्थापितं च हठाग्नि, मूकमूषा में अंधमूषा जो है, वास्तविक मूकमूषा मैंने पहली बार देखा, अंधमूषा का ज्यादा प्रयोग आता है। तत्रैव पतति सत्वम वैक्रांतस्य, झाकलेली उसको नरसार निषादल इति ख्यातः, मूकमूषा अंधमूषा इत्यर्थ, तो उसको पिधान लगा के फिर पचन करता है, तो अंतर्धूम इस प्रकार का पचन होता है, तो उसको अंधमूषा इस प्रकार से कहते हैं। हठाग्नि, हठाग्नि का मतलब शायद तीव्र स्वरूप का अग्नि, ऐसा होगा। देखते हैं इसमें किया है। नहीं किया है। वज्रकंद बंध सूर्ण कंद, हाँ हठाग्निना भस्राग्निना, तो ये लोहार का भाता होता है, उस प्रकार का अग्नि चाहिए थी, तेज अग्नि इसी प्रकार का ही होता है। भस्वत्वं संपागतो विकृतको हेम्नामृतेनान्वितः पादांशेन कणांच वेल्लसहितो गुञ्जामितस्सेवितः यक्ष्माणं जरणं च पाण्डुगदजं श्वासं च कासामय दुष्टां च ग्रहणीं रक्षत मुखान् रोगान् जयेद्देहकृत्। वैक्रांत का भस्म और उसके साथ हेम्नामृतेन अन्वितः, सुवर्ण का भस्म उसके युक्त, पादांशेन कणांच वेल्ल सहित, और एक पादांश कणा आज्य और वेल विडंग इसके साथ होकर गुंजामित सेविता, एक गुंजा इतनी ही मात्रा में अगर सेवन किया जाता है। यक्ष्माणम जरणंच, तो यक्ष्मा वार्धक्य पांडु अर्श श्वास कासामय दुष्टांच ग्रहणी रक्षत मुखान, और रक्षत से उत्पन्न होने वाले रोग, जयेत देहकृत, इनको जीत लेता है और देह निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। सूत भस्मार्थ संयुक्तम नील वैक्रांतम अपरकम, नील वैक्रांत भस्मकम
स्मृताम्र सत्वम उभयोस्तुलितं परिमर्दितं चौदराज्य संयुतं प्रातर्गुञ्जामात्रं निषेवितं निहन्ति सकलान् रोगान् दुर्जयान् अन्यभेषजैः त्रिसप्तदिवसैर्नृणां गंगाम्बः इव पातकम्। ये भी पढ़ा था हमने। तो सूत भस्म, पारद भस्म वो आधा भाग और नीलवैक्रांत भस्म का मृत आभ्र सत्व, ये दोनों के तुल्य इस प्रकार का मर्दित परिवर्तितम चौदराज्य संयुतम, और घी और मध डाल के प्रातः गुंजा मात्रम निषेवित, सुबह अगर एक गुंजा इतनी मात्रा में सेवन करते हैं तो सभी रोग जो अन्य औषधियों से दुर्जय इस प्रकार के हैं, त्रिसप्त दिन, तो केवल 21 दिन में उनका नाश कर देता है। नृणाम गंगाम्भ इव पातकम, जैसे गंगा जल पातक का नाश करता है, इसी प्रकार से ये सभी रोगों का नाश करता है। अतमाक्षिकम सुवर्णशैल प्रभव विष्णुना कांचन रसा ताप्या किरात शोनिषु यवनेषु च निर्मितः ताप्यः सूर्यांश संतप्तो माधवे मासी दृश्यते। तो सुवर्णशैल प्रभव इस प्रकार का कांचन रस, तो सुवर्ण पर्वत से आने वाला कांचन का रस, सुवर्ण का रस विष्णुना ताप्या किरात शोनेषु, ताप्य तापी नदी समुद्भवः माक्षिकः इति यावत्, तापी नदी तीरे, नहीं उसका कोई मतलब नहीं किया है। तो तापी नदी के किरात यवनेषु शोनेषु, कुछ मिसप्रिंट है, यवनेषु च निर्मितः, ताप्यः सूर्यांश संतप्तः माधवे मासी दृश्यते। जो सूर्य के किरणों के द्वारा संतप्त होकर वे माधव मास के जो वसंत ऋतु है उसमें दिखता है इस प्रकार से। तो सुवर्ण समुद्भव है, ऐसा है। मधुरा कांचना भाषा सांबो रजत संदिग्धा, उसमें मधुर जो माक्षिक है वो कांचना भाषा और अम्ल है वो रजत संदिग्ध। किंचित क्षशाय मधुरा शीत पाके कटुर लघु, किंचित कषाय मधुर शीत विपाक कटु और लघु, तत्सेवना जरा व्याधि विषय न परिपूर्ण, और उसके सेवन से वार्धक्य, व्याधि और विष इनसे अभिभूत नहीं होता। माक्षिको द्विविधो माक्षिकस्तार माक्षिकः तत्राद्यं माक्षिकं कान्य कुब्जोत्थं स्वर्ण संनिभम् तपति तीर संभूतं पंचवर्णं सुवर्णवत् पाषाण बहलम प्रोक्तस्ताराख्योल्पगुणात्मकः। तो स्वर्ण माक्षिक और तार माक्षिक या रौप्य माक्षिक, ये दो प्रकार हो गए। तो पहला जो है पहले जो माक्षिक है कान्यकुब्जोक्थ है स्वर्ण संदीप और सुवर्ण जैसे दिखता है। तपति तेर संभूतम पंचवर्ण सुवर्णवत, और ये तापी नदी के तीर पर जो मिलता है पंचवर्ण और सुवर्ण जैसा है। पाषाण बहलम प्रोक्त ताराख्य अल्प गुणात्मक, पाषाण जैसे दिखने वाला ताराख्य जो है वो अल्प गुणात्मक है। माक्षिक धातु सकलामय घ्ना प्राणो रसेन्द्र से परम ही वृक्ष, दुर्मेल लोह द्वयमेल लंच गुणोत्तरम
सर्व रसायनाग्रह। तो माक्षिक का धातु सकलामय यज्ञ है, सभी रोगों का नाश करने वाला इस प्रकार का है। प्राण रसेंद्र से, तो पारत का प्राण है। परम ही वृक्ष, अत्यंत वृक्ष है। दुर्मेल लोह द्वयमेल नंच, गुणोत्तरम सर्व रसायनाग्रह। दुर्मेल, दुःखिनः मिश्रणौ लोह हयस्य ऐक्य संपादकः। दुःखेन मिश्रणौ लोह द्वयस्य ऐक्य संपादकः। तो मिश्रण उसका मुश्किल है इस प्रकार का, दोनों का ऐक्य होना, लोह और स्वर्ण माक्षिक का। एरंड तैल लुंगाम्बुम सिद्धम शुद्धिति माक्षिकम। लुंगाम्बु सिद्धम वा कदली कंद तोयेन घटिका द्वयम तप्तं क्षिप्तं वराक वाक्ये शुद्धि मायाति माक्षिकम। लुंगाम्बु क्या है? मातुलुंग रस। ओके, तो अरेंड तेल और मातुलुंग का रस इसमें माक्षिक शुद्ध होता है। सिद्धम वा कदली कंद तोयेन घटिका द्वयम, व कदली कंद के जल से 2 घटिका पचन करने से भी शुद्ध होता है। तक्तम शिक्तम वराकवात, और गर्म करके वराकवात में डालेंगे तो भी माक्षिक शुद्ध होता है। भट्ट सर के यहाँ केवल माक्षिक को गर्म करते थे एक कढ़ाई में, और उससे शुद्धि हो जाती थी। नाही एरंडाच्या तेलात भाजतात. हाँ, एरंड तेलात भाजत होते. आपण केलाय. एरंड तेलात भाजत होते का? मला आठवत नाही. केलाय आपण, अतिशय वाढलं वाचलं. एरंड तेल में करते थे इसमें ऐसे। मातुलुंगाम्बुगंधाभ्यां पिष्टम मूषोदरे स्थितम पंचक्रोड़ पुटैर्दग्धम म्रियते माक्षिकं। शुद्ध माक्षिक वैसे भी प्रयोग में आ सकता है, लेकिन भस्म भी उसका बना सकते हैं। मातुलुंग अंबु गंधाभ्याम, गंध का मतलब क्या होगा? चंदन वगैरह होगा। पंचक्रोड़ पुटे वाराह पुटे पंचवारा, इसमें कुछ दिया नहीं है। तो मातुलुंग क्योंकि द्विवचन किया है, तो मातुलुंग अंबु और गंध ये दो अलग अलग होने चाहिए। पिष्टम मूषोदरे स्थितम, और मूषा में रखा हुआ पंचकरोड़ पुटे पुटे 11 पुट बताए गए हैं एकदम। ये माक्षिकं सल, इससे माक्षिक का भस्म हो जाता है। पारत का प्राण है माक्षिक, तो पारत के साथ माक्षिक को सदा प्रयोग करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कि पारस के साथ माक्षिक आया होगा, लेकिन कम योग होंगे। एरंड स्नेह गव्याजैर मातुलुंग रसेन वा कर्परस्थम दृढ़ं पक्वं जायते धातु संधिकम् एवं मृतम रसे योज्यम रसायन विधाव। एरंड स्नेह और गाय का घी या मातुलुंग रस, इसमें खरपरस्थम दृढ़ं पक्वम, खरपर में रखकर दृढ़ पक्व
ये नाक्षिक धातु संधि भाव, तो नीचे गिरीश जैसा दिखने लगता है, लाल वर्ण का दिखने लगता है। एवं मृतम रसे योज्यम, इस प्रकार का मृत माक्षिक जो है, भस्मीकृत माक्षिक, वो रस और रसायन विधि दोनों के लिए प्रयोग करें। त्रिंशांश नाग संयुक्तम क्षारे रमलैश्च मर्दितम मातम प्रकट मूषायाम सत्वम मुंचति माक्षिक। 30 गुना नाग संयुक्त 30 अंश क्षारे रमलैश्च, उसका नाग 30वां भाग लेना है या 30 गुना लेना है? नाक्षिकापेक्षया 30 भागैक भाग सीसक भस्म संयुक्तम, तो 30 गुना ये नागभस्म लेना है। तो ये वास्तव में अच्छा नहीं होता। क्षारे रमलैश्च मर्दितम, और क्षार अम्ल दोनों से मर्दित मातम प्रकट मूषायाम, और प्रकट मूषा में भात सत्वम मुंचति माक्षिकम, माक्षिक अपना सत्व छोड़ता है। सप्तवारं परिद्रव्य क्षिप्तम निर्गुंडिका रसे माक्षिक सत्व सम्मिश्रम नागम नश्यति निश्चितम। तो 7 बार उसको पतला करके क्षिप्तम निर्गुंडिका रस, अगर निर्गुंडिका रस में डालते हैं माक्षिक सत्व सम्मिश्र, तो मासिक सत्व में जो मिश्र नाग है नश्यति निश्चितम, तो वो नाश हो जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अभी जो टॉक्सिसिटी दिखती है वो लेग टॉक्सिसिटी दिखती है, और उसका एंटीडोट क्या है ये मैं ढूंढ रहा था। तो निर्गुंडिका रस ये एंटीडोट है उसका। तो निर्गुंडिका रस है, तब तक करके निर्गुंडिका रस में डालेंगे तो शायद निर्गुंडिका सप्तधा भाव एक विंशतिवार भावी, इस प्रकार का अगर प्रयोग करेंगे तो बात बनेगी। जिनमें ये नाग होने की संभावना है, उन सभी द्रव्यों के लिए ये नाग का पाचन करने के लिए अच्छा रहेगा। नागम नश्यति निश्चितम, इसका नाश हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी होगा। सप्तवार से 7 बार की तरह एक सप्ताह भी तो हो सकता है, जनरल क्वेरी। नहीं, जनरली तब तक करना है और फिर से निर्गुंडिका रस में डालना है, फिर तब तक करना है, फिर डालना है। 7 दिन ऐसा नहीं होगा उसमें अर्थ। बार बार प्रक्रिया करना और एक ही प्रक्रिया 7 दिन करना, इसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, लेकिन नाग के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए निर्गुंडी देना बेहतर है। मैंने 2 या 3 केसेस नाग भस्म के सुने हैं अशुद्ध नाग के जरिए उत्पन्न हुए। एक जर्मनी में हुई थी, सिर्फ शंख पुष्पी लिया था और उससे लेड पॉइजनिंग हो गया, और वो उन्हें ढूंढ निकाला कि ये इसी दवा से हुआ है, और उसका परीक्षण वगैरह हुआ। फिर उसका मूल स्रोत उत्तर प्रदेश में था, और वो रोड साइड ग्रोन इस प्रकार की शंख पुष्पी थी। तो बाद में पता चला कि उस समय लेडेड पेट्रोल था, तो उसमें शंख पुष्प में लेड एब्सॉर्ब किया गया था, और वो सिर्फ शंख पुष्प में आ गया, और फिर उसके जरिए टॉक्सिसिटी निर्माण हुई। ये भी बात सही थी इस प्रकार से। अभी आश्चर्य की बात है कि मैन्युफैक्चरर पर कोई पाबंदी नहीं है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर निर्बंध है कि वो सही है या नहीं है,
ये देखिए, अगर सही नहीं है तो ये उसका दोष है और उसको दोषी ठहराया जाएगा जो मैन्युफैक्चरर है या फिर निर्माण करता है, उसको दोष नहीं दिया जाता। ये बड़ी अजीब बात है। तो अगर हमें सच्चे ढंग से ये करना है तो नेचुरल रिसोर्सेस होने चाहिए, जंगल से आना चाहिए कि वहां पोल्यूशन इस प्रकार का नहीं है। अभी भी जंगल से काफी मटेरियल आ रहा है, लेकिन कुछ चीजों की स्केर्सिटी हो गई है और इसलिए दुधपापेश्वर ने अपना खुद कारखाना चलाया है भूम्यामल के लिए। उनकी एक दवा है केवल भूम्यामल की, इस प्रकार की, खास करके ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के पेशेंट्स के लिए इन विट्रो स्टडी हुआ है भूम्यामल का, वो उस वायरस को नष्ट करने वाली है इस प्रकार से, और इसके जरिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला है इस व्यक्ति को। तो ये बात, इस बात को ध्यान में रखते हुए दुधपापेश्वर ने आमल की, भूम्यामल की बाजार में लाई है और अपना ही उनका फार्म है, वहीं पे उगाते हैं और करते साहेब भुयावरी कसा नोबेल प्राइज कोणाला मिळाला? हैं। हाँ, भुयावरी कसा नोबेल प्राइज कोणाला मिळाला? हेपेटाइटिस बी। तो ये एक केस मैंने सुनी थी और दूसरी भारत की है। महाबलेश्वर का कोई वैद्य था और उसने कुछ दवा दी थी, वो बड़ी पार्टी थी, और फिर डॉक्टर ने बहस की कि दवाइयाँ चेक करो। तो दवाइयाँ चेक की गई तो उसमें लेड पाया गया। अब मरीज को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये एक मुद्दा मिल गया एलोपैथी के लिए, और उसमें मुकदमा तो नहीं चल रहा, लेकिन निंदा नालस्ती बहुत की कि आयुर्वेद वाले ऐसे ही करते हैं और देखते नहीं है उनके ड्रग में कैसी टॉक्सिसिटी है वगैरह। तो ये भी काफी पुरानी बात है, ज्यादा बहुत ज्यादा समय हो गया, आगे क्या हुआ मालूम नहीं उसको। लेकिन ये बात हो सकती है। तीसरी केस अमेरिका में हुई थी, वहां स्वर्ण भूपति किसी को दिया गया था और उसके जरिए लेड पाया गया, इसमें औषधि में लेड पाया गया। उसको भी सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन केवल लेड पाया गया, इसलिए उस वैद्य को ताकीद दी गई कि ऐसा इस प्रकार से मेडिसिन का प्रैक्टिस नहीं करना है इस प्रकार से। तो लेकिन वहां भी उस पेशेंट का विश्वास टूट जाना, क्योंकि वो बहुत भरोसे वाले पेशेंट थे, ये बात हुई। और एक सेटबैक ती आपल्याकडे बाई आहे स्पॉन्डिलायटिस आहे आणि तिला प्रेग्नन्सी होती, तर त्याचे सांगेपणा आहे, त्याचा मी स्वरूपती असं प्रिस्क्राईब नाही केला तिला, तर ती म्हणजे नाही करणार, आमच्या डॉक्टरने तसं घेऊ नका. आणि मग आपण ऍलोपॅथीच्या नावाने त्यांची एवढी ह्याची असते, त्याशिवाय पण कधी बोंबाबोंब करत नाही, हे फक्त उत्तर आहे काय. हो मग ऐसा है, सगळी एलोपैथी एस्टेब्लिश्ड है और वो कहते हैं, हम खुले आम मन से बताते हैं कि ये टॉक्सिसिटी है इसमें हमारे से। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरर का दोष है। अगर लेड टॉक्सिसिटी पाई जाती है तो ये मैन्युफैक्चरर का दोष है, ये नाग का दोष नहीं है, ना ही आयुर्वेद का दोष है। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर कोई मुद्दा इस प्रकार से मिल जाता है एलोपैथी को, तो वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वास्तव में एलोपैथी में सभी ड्रग्स को साइड इफेक्ट्स है, सभी ड्रग्स टॉक्सिक है, फिर भी वो प्रचलन में है और उसके बारे में कोई कहता नहीं। और मालूम होता है कि केमोथेरेपी से टॉक्सिसिटी होने वाली है, फिर भी केमोथेरेपी लेनी ही है, ऐसा उनका मानना है और लोग लेते रहते हैं। ऐसी है स्थिति। तो एस्टेब्लिश सिस्टम और अनएस्टेब्लिश सिस्टम या अप्रूव्ड सिस्टम, ये फर्क है। और ये स्थिति अभी भी चलती रहेगी जब तक हमें एक थोड़ा सा सजग होना है कि अच्छी तरीके से औषधियां बनाएं
टेस्टिंग करे शायद लैब में, और फिर उसका प्रयोग करें। और दूसरी बात, जैसे मैंने किया कि 6x करवाने, तो उसमें मूल द्रव्य बहुत ही कम हो जाता है, मिलता नहीं है मूल द्रव्य। तो इस प्रकार से अगर मरीज कुछ खुद जाकर परीक्षा करते हैं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं इस प्रकार से, और डोज भी काफी कम हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। तो मैं सूझबूझ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि 6x करके ही औषधि का प्रयोग करें, बगैर उसके रसौषधि का प्रयोग करना ही नहीं है। और ये बात होती रहती है, कोई एलोपैथी का डॉक्टर बहकाने वाला होता है कि तुम लेड टॉक्सिसिटी करो। अभी ये थायरो थायरोकेयर इस लैब में रूटीनली लेड करते हैं, जो उनका प्रोफाइल है। तो जब सब जो इन्वेस्टिगेशंस है उनमें रूटीनली लेड भी करते हैं इस प्रकार से। तो उसमें अगर पता चलता है कि आयुर्वेद की दवा चल रही है, तो लोग बहस करते हैं कि एक बार लेड टॉक्सिसिटी करवा लो। इसमें फ्री रेडिकल और कंपाउंड, इसमें भेद नहीं किया जाता। अभी ये CFL और CFL में पारद है, अभी वो बंद हो गया, अभी LED आ गई। और कार बैटरी जो है इसमें तो लेड है, तो उसका डिस्पोजल अच्छा नहीं है, केमिकल वेस्ट भी इस प्रकार का लेड का होता है। और फिर वो पानी में घुसकर वनस्पतियों में जाता है, और उससे अगर उस वनस्पतियों से अगर हम दवाइयाँ बनाते थे तो उसमें लेड आ जाता है। ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। अब गर्भपात रस, स्वर्ण भूपति वगैरह दवाइयों में नागभस्म है, लेकिन वो अच्छा नागभस्म अगर है तो फ्री रेडिकल्स नहीं मिलेंगे, उसका एक कंपाउंड बन जाता है, और वो कंपाउंड पीड़ादायक नहीं है। लेकिन एनालिसिस में अगर लेड पाया जाता है तो ये शोर मचाना शुरू करते हैं कि आपकी दवाइयों में लेड है, आपकी दवाइयों में लेड है। और फिर इस पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स भी नहीं है तो भी उसको उसके घर वालों को घबराया जाता है कि नहीं ये गलत काम कर रहे हो और आयुर्वेद बंद करो, इस प्रकार से। तो वास्तव में CCRS को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। CCRS को सिद्ध करना चाहिए कि नहीं ये टॉक्सिक नहीं है, खास करके फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड। ये तो भेद CCRS लोगों के सामने लाए, वैज्ञानिक जो समाज है उसके सामने लाए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। मैंने बालेंदु प्रकाश से अर्ज की थी कि तुम तो भल्ला तक का और पारद दोनों का प्रयोग कर रहे हो, और देश विदेशों में तुम्हारी दवा जा चुकी है, तो टॉक्सिसिटी स्टडी के बारे में तो बोलो कि विदेश में इस रोग के लिए, लिकेमिया के लिए फायदा हुआ और कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं हुई। ये भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है मैंने अभी CCRS को दिया है सभी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है तो फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड ये भेद साइंटिफिक सोसाइटी के सामने लाना पड़ेगा। और अगर सिम्टम्स है टॉक्सिसिटी के तो ही उसके बारे में सोचना है। ये इन्होंने क्या किया है कि टॉक्सिसिटी लेवल ब्लड में निर्धारित किया है, उससे ज्यादा है तो ये शोर मचाना शुरू करते हैं, अरे इसमें लेड है, इसमें लेड है, ज्यादा है, इस प्रकार से। पेशेंट में सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते। एक ही एकमात्र उदाहरण जो मैंने अमेरिका में, जर्मनी में देखा, उसमें लेड टॉक्सिसिटी पाई गई, लेकिन ये एक ही उदाहरण। बाकी सब उदाहरणों में लेड पाया गया औषध में, टॉक्सिसिटी किसी को नहीं हुई थी इस प्रकार से, लेकिन उसी के आधार पर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। तो ये निर्गुंडी का रस, ये जो है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और जिन औषधियों में नागभस्म है उनमें शायद निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर कूट देना,
ये शायद बात हो सकती है। हाँ, या तो मर्दन है, नहीं, तब तक करके निर्गुंडी सोरस में डालना है इस प्रकार से। वाक्षिक सत्व को शुद्ध करना है इस प्रकार से। निर्गुंडी वैसे भी विषय है और ज्यादा लोगों में प्रयोग में ला सकते हैं, आसानी से उपलब्ध है, सस्ती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद निर्गुंडी का घनसार मिलता होगा, थोड़ा देखना चाहिए, नहीं तो खुद स्वरस से बनाइए, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये एक अलग नाग भस्म के बारे में काफी, और आश्चर्य की बात है, भारत के इतने योग प्रचलन में है, वहां कहीं भी टॉक्सिसिटी के सिम्टम नहीं है। केवल एक नाग है कि जिसके जरिए टॉक्सिसिटी आ रही है, और उसको हमें भली भांति सोचना है उसके बारे में, तो शायद ये बातें नहीं होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसको दुर्लक्ष्य करें, ये दुर्लक्ष्य करने की चीज है ही नहीं। निर्गुंडी घनमट्टी मिलते हैं, तो अच्छी बात है, निर्गुंडी घनमट्टी मिलते हैं। वीडियो चालू है मैं भी भूल गया। ओके, ये इसका साइज बढ़ जाएगा। इफ स्वरस आर नॉट अवेलेबल देन क्वाथ विल डू। लेकिन स्वरस तो काफी आसानी से मिलता है, मेरे सामने एक निर्गुंडी का पेड़ है, घर के सामने ही है, और जंगल में निर्गुंडी काफी मात्रा में उपलब्ध है। अब मैं कोकण में ये बाउंड्रीज है, वहां पे निर्गुंडी लगा रहा हूँ। मुझे दो तीन चीजें चाहिए थी, एक निर्गुंडी, वासा, और तथाकरंज। तथाकरंज काटेरी है, तो एक कंपाउंड बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी तथाकरंज मिला नहीं है, निर्गुंडी और वासा मिल गए हैं, तो ये लगाऊंगा अभी। तो निर्गुंडी के बारे में थोड़ा सोच सकेंगे, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, सस्ती है, और किस ना किसी हम निर्गुंडी का कल्प बना के इस्तेमाल में लाते हैं, और स्मृतिदा है वो उसका गुणधर्म में स्मृति निर्माण करने वाली है। तो अभी ये ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह में या अल्जाइमर्स में सुर्ती जब कम होती है, तो उसमें निर्गुंडी का प्रयोग मैं करता आ रहा हूँ, निर्गुंडी कल्प का इस प्रकार से। वैसे वातनाशक अच्छी है, तो वो भी एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो क्षिप्तम निर्गुंडी का रस है, तो ये काफी अहम मुद्दा है कि नाग से कैसे छुटकारा पाए, तो उसके बारे में सोचना जरूरी होगा। और नाग भस्म युक्त जो भी दवाइयां हैं, वो अच्छे सोर्स से ही ले, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा कि नाग भस्म बनाना काफी मुश्किल। धातु धातु अत्यंत कोड़िया है, तो यहाँ वाक्य कोई शास्त्री में नाग भस्म के बारे में, और कम से कम 60 फुट लगते हैं, तभी नाग का भस्म इस प्रकार का होगा। कैन इट्स ऑयल बी ऑफ एनी यूज? बताना मुश्किल है क्योंकि निर्गुंडी सिद्ध ऑयल होता है, तेल तो तिल का ही होता है, उसका निर्गुंडी का तेल निकालते हैं ऐसा तो मुझे पता नहीं है इस प्रकार से। निर्गुंडी का तेल बनता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है इस प्रकार का। क्षौद्र गंधर्व तैलाभ्याम गोमूत्रेण कृतेन च कदलीकंदसारेण भावितं माक्षिकं मुहुः मूषायां मुञ्चति मातं सत्वं शुल्बनिभं मृदु। ये ठीक है, क्षौद्र और गंधर्व तेल, तेल, गोमूत्रेण कृतेन, और गोमूत्र और कंदली कंद सारे, कदली कंद काफी जगह पे आया है,
मारण के हिसाब से, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। भाविकम माक्षिकम मुहु, बार बार भावित किया जाए। मूषायाम मुंचति भातम स्मत्तत्वम शुल्ब निबंधो, और फिर मूषा में अगर भात करते हैं तो सत्व छोड़ता है और शुल्ब निबंध ताम्र जैसा होता है। निर्गुंडी सिद्ध तेल असते, लेकिन वो निर्गुंडी से बनाते तेल। निर्गुंडी सिद्ध तेल जोड़ों को दर्द पर यूज करते आदिवासी, हम भी करते हैं। वैसे सामवात के लिए अच्छा है निर्गुंडी तेल, लेकिन कॉटन चिपक्यादी या विषगर्भ तेल जितना भी उष्ण नहीं है, ये उष्णता उसकी ज्यादा नहीं है। नानल सर 2 प्रकार के तेल बनाते बला नारायणी तेल और एक निर्गुंडी तेल। सामावस्था है तो निर्गुंडी तेल देने का, निरामावस्था है तो बना तेल देने का। इसी प्रकार से उनका व्यवहार होता था बाबू नाम। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर बहुत ही समावस्था है तो विषगर्भ महाविषगर्भ तेल का प्रयोग करना चाहिए, अगर तेल देना है वहां पे तो। नहीं तो निर्गुंडी एक अच्छी दवा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका स्वेद भी दे सकते पत्रों का, निर्गुंडी की। तो शुल्ब निभम मृदु, पारद ताम्र जैसा ये होता है, तो ये आसान है थोड़ा सा सत्व निकालने के लिए, और नाग के बजाय ये बेटर ऑप्शन रहेगा। गुंजा बीज समुच्छायम द्रुतद्रावंच शीतनम ताप्य सत्वम विशुद्धम तद्देह लोहकरम परम। गुंजा बीज के साथ द्रुतद्रावंच शीतलम, वो गर्म करना है, द्रवीभूत करना है और शीतल हो जाने देना है। ताप्य सत्वम विशुद्धम तद्देह लोहकरम परम, ये ताप्य सत्व बनता है और वो देह और लोह दोनों की सिद्धि करने वाला इस प्रकार का श्रेष्ठ है। माक्षिक सत्वंच रसेन पिष्टम कृत्वा विलीने च बलिं निधाय सम्मिश्र सम्मर्द्य च खल्व मध्ये निक्षिप्य सत्वं धृतिमभ्रकस्य विधाय गोलं लवणाख्य यंत्रे पचेत् दिनार्धं मृदुवन्निना च सतशुषितं परिचूर्ण्य सम्यक् वल्लोन्नितं मोष विडंगयुक्तम। तो माक्षिक सत्व पारद के साथ पिष्ट कृत्वा विलीने च बलि निधाय, और वो विलीन हो जाने का बाद उसमें गंधक डालना है। सम्मिश्र सम्मर्द्य, अच्छी तरीके से मिश्रण करते, मर्दन करते, खल्व मध्य निक्षिप्य, खल में डाल के सत्वम धृतिम अप्रकस्य, अभ्रक का सत्व और धृति दोनों उसमें डाले। विधाय गोलम लवणाख्य यंत्रे, उसके गोल बनाए लवणाख्य यंत्र में पचेत दिनार्थम मृदुबंधी, मृदुबंधी से अर्धा दिन पचन करना है। स्वतः सुशीतम, अपने आप शांत शीत हो जाने पर परिचूर्ण सम्यक, अच्छी तरीके से चूर्ण करके व्योश वल्लोन्मितम व्योश विडंग युक्तम, व्योश और विडंग वल्ल मात्रा में लेकर इकट्ठा करे। सुसेवितम क्षौद्रयुक्तम निहंति जरा सरोगान तु अपमृत्युमेव, इस प्रकार से मत के साथ वार्धक्य और अपमृत्यु रोग के सहित उसका नाश करता है। दुस्साध्य रोगान अपि सप्तमासरे नैतेन तुल्योस्ति सुधारसो, अमृत भी इसके तुल्य नहीं है। दुस्साध्य रोग केवल 7 दिन में इससे साध्य हो जाता है। तो इसमें एक बताया जाता है, अर्थवाद इस प्रकार का किया जाता है, और बढ़ा चढ़ाकर गुणधर्मों का वर्णन करना, इसको अर्थवाद बताया जाता है। और उसका प्रयोजन उसका महत्व समझाने के लिए है। जहां पॉसिबल हो नागभस्म की दवाई के साथ निर्गुंडी स्वर या क्वाथ अनुपात दे तो चलेगा का, ये पॉसिबल है। या उसके साथ में निर्गुंडी गलवटी दे देंगे, ये भी पॉसिबल।
क्योंकि ये काढ़ा बनाना वगैरह ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ निर्गुंडी घनवटी दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वैसे वातवेदी में देना है तो निर्गुंडी वैसे भी अच्छी काम करती है। दूसरी एक बात हो सकती है कि हाँ, सुवर्ण भुक्ति रस को ही निर्गुंडी स्वरस की भावना दे, ये भी पॉसिबल है। तो बाजार में जो मिलने वाला है उसी को निर्गुंडी स्वरस की भावना दे देंगे 3 बार 7 बार वगैरह इसके पास, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हो। तो दुस्साध्य रोगान अपि सप्तमाश्रयेहि नैतेन तुल्यस्य सुधारस्य, दुस्साध्य रोगों को भी ये जीत लेता है और अमृत भी इससे तुल्य इस प्रकार का नहीं, तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। एरण्डस्थेन तैलेन गुंजाक्षौदनं च टङ्कणं वर्धितं तस्य वापेन सत्वं माक्षीकटं द्रवे। एरंड तेल गुंजा अक्षौदर टंकण इस सभी के साथ मर्दन किया जाए, तस्य वापेन, वापेन क्या है, वापेन मृष्ट गुंजादि तत्र प्रक्षेपेण तत्कल्प मध्य स्थापन नहीं करता, तो सृष्ट मुंजादि उसमें डाले, करते हुए डाले। सत्वम माक्षी के द्रव्य, एक सत्व संकल्पना क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ज्यादा जिक्र नहीं किया है। मेरे ख्याल में योगिनी पाटिल का विषय अमृत सत्व पाटिल इस प्रकार का था, तो जब एमडी जामनगर, तो उसने काफी प्रयास किए होंगे सत्व के बारे में जानने के लिए। और अभ्रक का सत्व, ये माक्षिक का सत्व और बीच में वैक्रांत का सत्व, सभी के सत्व इसमें आने लगे हैं। तो ये सत्व क्या चीज है ये देखना जरूरी होगा। तैयार भस्माला निर्गुंडी भावना देव शक्तो का दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये जो माक्षिक नष्ट नाग नष्ट हो जाता है ऐसा बताते हैं, वो एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं नाग के जो उपयुक्त गुण है वो भी हम गवा दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से हम गुणधर्मों को गवा देंगे नाग के। उसकी सिर्फ अशुद्धि के जरिए जो हानि होती है उसको हम टाल सकेंगे। तो अभी ये तो काफी आसान है कि सुवर्ण भूपति अगर देना है तो सूक्ष्म सुवर्ण भूपति शायद शुरू में निर्गुंडी के घनसार में करें। जनरली हम क्या कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज में कर रहे हैं अभी। तो पहले 9 गुना ये लेने का, ग्लूकोज लेने का, और 3 घंटा कल करने का, फिर उसमें से 1 अंश लेने का, उसके 9 गुना फिर से ये डालने का, ये 2x होगा या वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो पहला जो है वो 9 गुना निर्गुंडी घन इस प्रकार से डालेंगे। अब ये हमारा बेस हो जाएगा और 3 घंटा कल उसमें होगा। फिर उसमें से एक हिस्सा लेकर ये 2x उसको कहेंगे या उसको 1x कहेंगे, ये मूल द्रव्य रहा, और उसको 1x कहेंगे। और फिर आगे 2x 3x वगैरह वगैरह इस प्रकार से करते जाएंगे। तो संभावना ये है कि उसके जो दोष है वो निकल जाएंगे, टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी उसमें, और फिर उसका भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। या जो यौवनक्स इस प्रकार का बना पहला, वही नागवस्व जहाँ पे प्रयोग करना है वहां उसी का प्रयोग करना है, ये भी बात हो सकती है।
तो ठीक है, थोड़ा देखेंगे। मंगेश, तुमने नागवस्त्र किया है क्या? या प्रोसेस शुरू की है? मंगेश है वो नहीं है? अभी अमित घोड़के या मनोज कत्ती ने किए होंगे, मुझे पता नहीं है। और विवेक सानू के भी एक बार पूछ लिया, देखने नहीं के। तो और सिर्फ नाग में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे पारद का तो सभी जगह प्रयोग है, लेकिन पारद की टॉक्सिसिटी नहीं पाई जाती है, केवल नाग की ही टॉक्सिसिटी पाई जाती है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखेंगे उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो अथ विमलः, तो विमलस्त्रिविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तारपूर्वकः तृतीयः कास्य विमलः तत्कान्त्या लक्ष्यते। बीच में क्या है देखना, सुलक्ष्यते होगा शायद। पारदने मारण केले तर विषाक्तता येत नाही। दिवाळीपासून पारदने मारण करणार आहे। तो हमारे विश्वास का कोई प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए जो भली भांति रसशास्त्र में काम कर रहा है, तो उसी से दवाइयां लेंगे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। ये हमें तसल्ली होगी कि नहीं, इसमें शॉर्टकट्स नहीं है, और जिस तरीके से जैसे दवा बनी है उसी प्रकार से बनी है, तो ये शायद बात बन सकती है इस प्रकार से। ठीक है, आज उठते हैं, चल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवनेतां सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरितं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि। ओम शांति शांति शांति। लेड एनर्जी रिलीज करने वाला द्रव्य है और उसे एफिनिटी फॉर फॉर्मिंग कंपाउंड इज मोर, सो मे बी वो अलग कुछ बाइंडिंग करके टॉक्सिसिटी करता है। देखना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च होना जरूरी है वास्तव में।